दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। यूएस मार्केट में दोस्तों अभी के समय कुछ बड़ी हलचल चल रही है। डाउ जोन्स भी फाइनली नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि नैस्डैक में तो गिरावट है, बट डाउ जोन्स स्ट्रांग है। फिलहाल आप देख सकते हैं डाउ जोन्स 206 पॉइंट्स नीचे है, 0.39% की मंदी है। इसके साथ में नैस्डैक को देखें तो यहाँ पे 370 पॉइंट्स की मंदी यानी 1.41% का डिप है सीधा। और ये जो गिरावट है ओपनिंग से ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुई है, उसके बाद में काफ़ी नीचे नैस्डैक आ चुका है। अगर मैं अभी के परसेंटेज को देखूँ तो 1.41% की मंदी है। ये ओपनिंग सिचुएशन है। देखो आगे चल के एक बार और चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल ये ओपनिंग सिचुएशन है। ओपनिंग के टाइम पे अभी 7:46 पर 2% का डिक्लाइन हिट कर चुका है। उसके बाद में थोड़ी सी बाइंग हुई है। और ये जो सिचुएशन है आपको जो साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट है उसकी तरह देखने को मिल रही होगी। स्टार्टिंग में नीचे, उसके बाद में आखिरी में थोड़ी सी बाइंग हो गई। तो ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डिक्लाइन है। और इसके साथ में आप रीज़न देखोगे तो सिंपल सा रीज़न है, जो चिप कंपनीज उनके स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चिप कंपनीज कौन सी चिप्स अंकल चिप्स वाली नहीं, एआई चिप्स वाली। ठीक है, इनकी कंपनी के स्टॉक्स अभी नीचे है। तो बेसिकली आपको बताइए, जब एआई कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आएंगे तो उसका जो बेनिफिट है इंडियन आईटी कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि मनी फ्लो के हिसाब से ऐसा कुछ खास नहीं है कि एआई कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो आईटी कंपनीज के जरूरी है नंबर्स अच्छे आएंगे। वो कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन होगी जिन भी कंपनी की डील्स या फिर जो भी कंपनी जैसी भी तैयार होगी उनके नंबर्स के बेसिस पे, फंडामेंटल्स के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे मनी फ्लो रियल टाइम पे प्ले करेगा। एआई से पैसे निकलेंगे तो आईटी कंपनीज में पैसे जाएंगे, और वो सिचुएशन आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ की जो चिप कंपनीज हैं, माइक्रोन जो टॉप कंपनी है 6% के साथ में नीचे है, 6% के साथ में। ठीक है, इसके साथ में हम आगे चलते हैं, स्पेस एक्स को भी देखते हैं, क्योंकि अब आपके पास में नैस्डैक 100 है तो उस 100 कंपनी में एक ये कंपनी भी काउंट हो चुकी है फाइनली आज के दिन। और बहुत ही महंगी है, क्योंकि वैल्यूएशन तो कुछ है नहीं। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से नहीं है, इसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। ये टॉप की कंपनी बन चुकी है, टॉप 10 कंपनी में इसका नाम आता है दुनिया की। विदाउट एनी अर्निंग, कोई अर्निंग नहीं की है, कोई पैसा इस कंपनी ने अभी तक कमाया नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है इस कंपनी को लेकर। इलॉन मस्क ने भी काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए हैं, ट्रिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू निकाल देंगे नेक्स्ट टू 10 ईयर्स में। बट ठीक है, अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं 5% के साथ में नीचे है, क्योंकि रियलिस्टिक जो सिचुएशन है ले दे के मार्केट के अंदर वो आई जाती है। लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक्स भी गिरते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क की कंपनी हो या फिर वो किसी और की कंपनी हो। तो नैस्डैक के अंदर ये भी काउंटेड है, 5% नीचे है। और जो चिप कंपनीज है उनके स्टॉक्स अभी नीचे जा रहे हैं। साथ में हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करें इन्फोसिस का एडीआर ऊपर है 4% के साथ में। तो एआई से पैसे निकलेंगे तो आईटी में पैसे लगेंगे। ठीक है, निफ्टी अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन जो आईटी है वो निफ्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि निफ्टी के हिसाब से गिरा भी नहीं, निफ्टी से ज़्यादा गिरा है। आईटी में अभी गेम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि आईटी कंपनीज में अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, आईटी कंपनीज को भर लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, मैक्सिमम एलोकेशन हम आईटी कंपनीज को दे देते हैं और उसके बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। कई लोग ये सोचेंगे कि चलो यार आईटी कंपनीज चल रही है तो हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, हमने अगर एलोकेशन आईटी कंपनीज में ज़्यादा दे रखा है तो हम थोड़ा सा बेच देते हैं अपने प्राइजेस पे आके। और कई लोग क्या करेंगे, कई लोग कुछ नहीं करेंगे, वो बस वेट करेंगे कि आईटी कंपनीज के एक्चुअली रिजल्ट कैसे आते हैं और जो मैनेजमेंट है जो कंपनी को रन करता है वो इसको लेकर क्या कहता है। आप इन तीनों इन्वेस्टर्स में से कौन से इन्वेस्टर हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों कंपनीज पे आ जाते हैं। काफ़ी कमाल के रिजल्ट नंबर आए हैं, काफ़ी कमाल के रिएक्शंस देखने को मिले हैं स्टॉक प्राइस में, उसको चेक कर लेते हैं। अभी Q1 हम यही देखेंगे, स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है स्टॉक के ऊपर अगर अभी फोकस नहीं करेगी तो कब करेंगे। नंबर्स के बेसिस पे आपको ट्रैक भी करना है, आप रिपोर्ट बना के चलिए अपने फ़ोन में, नोटपैड में, या फिर जो भी आप कॉपी में भी बना सकते हैं। ये रिपोर्ट बनानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पीएनजी ज्वेलर्स 2% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। जबकि टाइटन की बात करें, टाइटन ने अच्छा परफॉर्म किया है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस आए हैं नंबर्स के बेसिस पे है। सबसे पहले मैं आपको पिछले क्वार्टर का एक हाईलाइट यहाँ पे दे देता हूँ कि मार्जिन्स थोड़े से कम हुए थे, 5.96% से घट के 3.7% के हुए थे एबिटा। ठीक है, अगर हम अभी की अपडेट देखें तो ये आपको ऊपर देखने को मिलेगी। आज 1:13 पर अपडेट आई है, उसके बाद में स्टॉक नीचे गया है। रिटेल सेल्स इंक्रीज कर चुकी है 56% वाई बेसिस पे,
और सेम स्टोर सेल्स 46% के साथ में इंक्रीज कर चुकी है। तो देखो मेरे हिसाब से नंबर्स अगर आप पूछोगे ना, तो नंबर्स तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि 56% है, टाइटन में 39% थी, कल्याण में 38% थी, यहाँ पे तो 56% की ग्रोथ है। बट मार्केट ही सब कुछ है, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। आज का जो प्राइस एक्शन है ये आपको निफ्टी की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 बजे के आसपास रिजल्ट आया और निफ्टी नीचे गया तो स्टॉक भी नीचे गया। इट मीन्स कल देखते हैं, कल एक्चुअल इसका रिएक्शन पता चलेगा कि मार्केट को कैसा रिएक्शन यहाँ पे देना है। बाकी स्टॉक ना तो चल रहा है ना ही गिर रहा है, साइडवेज टेरिटरी में है। ब्रॉडरली हम देखें तो देखो नीचे ही है, बट वैसे अगर हम इस रेसिस्टेंस के हिसाब से देखें और सपोर्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी साइडवेज में है। ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर मार्जिन्स अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर हम पॉजिटिवली इसको देखेंगे, बट फिलहाल अभी हम उम्मीद करें तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है नियर बाय हाई चांस में, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उस चांस में 25% का गैप है। सो अभी फिलहाल हम Q1 की अपडेट देखें सेल्स के बेसिस पे, तो टाइटन ही नंबर 1 पे है ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट कंपनी जोमेटो 2% की तेजी के साथ में स्टॉक बंद हुआ है, 9 बजे के आसपास का अपडेट है। अब देखिए आपको बताइए कि इटर्नल जो कंपनी है इसके अंदर 2 सेगमेंट है, जोमेटो और ब्लिंकिट और भी है, बट ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लिंकिट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि वो जोमेटो से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जोमेटो से भी बड़ा बनने की तरफ चल रहा है। ऑब्वियस है, क्योंकि सेगमेंट ही काफ़ी ब्रॉडर है। सो अपडेट आती है कि ब्लिंकिट अब टारगेट कर रहा है रिच शॉपर्स को, यानी जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि इसकी वजह से जो रिच लोग हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेंगे जिनके मार्जिन्स अच्छे आते हैं, या इटर्नल जोमेटो ब्लिंकिट उन शॉपर से ज़्यादा पैसे ले सकता है, मार्जिन्स ज़्यादा ले सकता है, चाहे वो एडिशनल प्लेटफॉर्म चार्जेस लगा के ले सकता है या डिलीवरी चार्जेस लगा के ले सकता है। अल्टीमेटली जो भी है ज़्यादा मार्जिन्स ले सकता है, तो ये चीज़ लिफ्ट करेगी मार्जिन्स को। प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड 20-30% हायर देन मास मार्केट ऑफरिंग, यानी मास मार्केट ऑफरिंग से इन रिच लोगों को 20 से लेकर 30% महंगे प्रोडक्ट डिलीवर किए जाएंगे। और रिच लोग का आपको बताइए बाहर जाके सामान नहीं लेते हैं, ये ऑनलाइन ही लेके, तो इस वजह से ब्लिंकिट अच्छा करेगा, ऑर्डर वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी। ये तो ऑर्डर वैल्यू की बात कर रहे हैं, बाकी मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एडिशनल चार्जेस भी इनके ऊपर लगाने वाले हैं, तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है, ठीक है। सो इसका इम्पैक्ट आज हमने देखा पॉजिटिव था, और स्टॉक की जो चाल है वो हम पिछले कुछ दिनों में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिवर्स होने के बाद में, ब्रेकआउट करने के बाद में, पहले भी एक बहुत अच्छा स्विंग बना था। इसमें टाइम कितना ले लिया इसने, 1 साल से कम का टाइम लिया, ठीक है, 3 क्वार्टर्स लगे। सो अगर हम वही एक्सपेक्टेशन करें तो अभी 27% का गैप है ऑल टाइम हाई के बेसिस में, लेकिन पिछली बार ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चला गया, तो हम इसको 40% की एस्टिमेशन में शामिल कर सकते हैं प्राइस एक्शन के व्यू के हिसाब से, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डे चार्ट के अंदर चेक करें तो क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिलेगा कि रिवर्सल हो चुका है। नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक चल देता है, फिर वापस से उसी सपोर्ट को रीटेस्ट करता है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देता है, फिर वो पॉजिटिवली स्टॉक रिएक्ट करता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन हाँ स्टॉक रिवर्स हो चुका है। इतना माइक्रो जो मूव है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता है। ब्रॉडरली ही हमको चीज़ों को देखना पड़ेगा, टेक्निकली और फंडामेंटली। इसके बाद में एक और कंपनी है, इसको इंटरेस्टिंगली देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बातचीत की थी अभी 1-2 दिन पहले। स्टॉक ऑन सपोर्ट के बेसिस में 4% के साथ में स्टॉक चल चुका है, 4% की तेजी है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, Q1 का अपडेट, इसका भी अपडेट आउट हो चुका है, चेक कर लेते हैं क्या है। सो डोमिनोज इंडिया लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रो कर चुकी है 2.5% के साथ में। ये आई थिंक पहली बार आप सुन रहे होगे, लाइक फॉर लाइक सेल्स। और रेवेन्यू अप कर चुका है 14% के साथ में, तो 14% की ग्रोथ है। 78 का पी आई थिंक इसका, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टॉक ने फिर भी 4% ऊपर जाके इसको रिएक्शन दिया। लाइक फॉर लाइक सेल्स क्या होती है, इसका मतलब जो डोमिनोज के स्टोर कम से कम 1 साल से चल रहे हैं, 1 साल पुराने हैं, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल से पुराने स्टोर्स की बिक्री पिछले साल की तुलना में अभी कितनी है वो, यानी पुराने स्टोर्स ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, नए स्टोर्स की जो ग्रोथ है उसकी वजह से सेल्स 14% नहीं आई है, पुराने स्टोर्स में ज़्यादा सेल्स चल रही है। सो इसी के रिएक्शन में मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे ठप्पा लगा दिया है 486 का टारगेट
के बेसिस पे अपन नहीं देखेंगे चीज़ों को, हम यहाँ पे देखेंगे 9.2% के साथ में रेवेन्यू बढ़ चुका है, वहाँ पे 14% था, ठीक है, जो भी कभी कभी हो जाता है, 2.5% लाइक फॉर लाइक सेल्स, और ठीक है चलो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, इंडिया का बढ़ा है 9% के साथ में, कंसोलिडेट 14% के साथ में बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है ना वो रिमेन कम, मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी 5 to 7% LFL यानी लाइक फॉर लाइक सेल्स, जो अभी आई है 2.5, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा था हम 5 से लेकर 7% की निकाल देंगे, तो इसको नोट करके चलो ये है नेगेटिव। साथ में क्वार्टर 1 में ये भी देखेगी कि मार्जिन का प्रेशर होता है क्या, सो अगर ऐसा रहा तो दिक्कत होगी। CLSA ने क्या बोला, उसके हिसाब से बीट कर चुकी है एस्टिमेट को, मैनेजमेंट ने जो बोला 5-7 वो अलग बात है, लेकिन CLSA ने सोचा होगा 2%, तो यहाँ पे 2.5% आ चुकी है, तो ये बीट है उनके हिसाब से, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस आए, बट स्टॉक अभी भी सपोर्ट में है, बहुत ही रिस्की जोन में है। और उसके बाद में हम यहाँ पे डे चार्ट के रिएक्शंस को देखें तो अभी तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जब तक तो डेंजर जोन में है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस को जरूर से देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।